माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आपका अपना सुयश वघेल आज पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। माय डियर, विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने क्लास बंद रखी क्योंकि क्लास 12th के जो वार्षिक परीक्षा चल रही थी उसके जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके साथ में तैयारियों में थोड़ा सा विशेष रूप से जुड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा आप लोगों को समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आज फिर आपको थोड़े हिंदी के इम्पोर्टेंट हैं क्लास 12th के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, और उसके साथ साथ आप 2 से 3 दिन की जो क्लास करोगे उसके बाद आपके लिए नई क्लास एक तरह से इम्पोर्टेंट्स आपके लिए साइंस हो सकता है, या फिर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट्स हैं क्लास 11th वाले बच्चे हों या 9th वाले या 10th वाले, ऐसे टॉपिक्स उनके दिन प्रतिदिन क्लासों में आते जाएंगे जो आप लोग देख सकते हो, और उनको पढ़ के आप लोग थोड़ा कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। और हम लोग भी आपसे भी जो आपको सिखाना चाहते हैं वो आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे, और हम भी आपसे जो सीखते हैं उसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज हम क्लास 12th एमपी बोर्ड जो हिंदी का अंतिम पेपर है इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग बातचीत अगर सुनते हो कि क्लास 12th में जो हिंदी का पेपर है उसमें समथिंग 9 यूनिट हैं। यूनिट वाइज अगर बात करोगे तो यूनिट 9 है, और यूनिट 9 में आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी यूनिट पहली है उसमें हम पूर्णतः गद्य खंड को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद यूनिट 2 होती है जिस यूनिट में हम क्या करते हैं, काव्य बोध पढ़ते हैं। और काव्य बोध के बाद आपका तीसरा यूनिट होता है, पहले में पद होता है, तीसरे में गद्य होता है, और चौथी यूनिट होती है जिसमें हम पढ़ते हैं भाषा बोध, और 5वीं में वितान पढ़ते हैं, 6वीं में अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ते हैं, 7वीं में अपठित गद्यांश होते हैं, और 8वीं में पत्र लेखन, और 9वीं में आपके पास निबंध लेखन होता है। तो आज हम पहले चर्चा करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बताएंगे, क्या क्या प्रश्न आपके काव्य बोध से बन सकते हैं, या भाषा बोध से बन सकते हैं, या गद्य साहित्य के इतिहास से बन सकते हैं, या पद्य साहित्य के इतिहास से बन सकते हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को बात करेंगे या उन्हीं प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे जिनकी संभावना एमपी बोर्ड क्लास 12th 2025-26 सत्र के परीक्षा में आने की पूर्णतः है। कह सकते हो आप। आज हम सीधा सा प्रयास करते हैं आपके सामने, काव्य बोध से स्टार्ट करते हैं। काव्य बोध, और काव्य बोध में आप लोग टॉपिक देखोगे तो एमपी बोर्ड वालों ने कौन कौन से टॉपिक बना के रख दिए इसके अंदर, आप वो देखो। पहले तो काव्य परिचय एवं प्रकार ये टॉपिक बनाया। दूसरा टॉपिक आपका है रस, तीसरा टॉपिक आपका है छंद, चौथा है अलंकार, और 5वां आपका है, इधर शब्द शक्ति शब्द गुण भी देख लो, शब्द गुण, और 6वां है बिंब विधान। यहाँ पर हम पूरे के पूरे टॉपिक ना पढ़ाने वाले हैं, आपको केवल इतना बताने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में कौन से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है। बात करते हैं काव्य परिचय की, तो पहले मैं आइडिया आप सुनोगे काव्य क्या होता है। तो काव्य आप लोग सुनते हैं कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार परिभाषा होती है काव्य की, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहते हैं। और काव्य के परिचय और प्रकारों की बात करेंगे तो जो भारतीय आचार्य हैं, जो व्याकरण शास्त्री हैं, उन्होंने लेखन की दृष्टि से काव्य को 2 भागों में बांटा है, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य के भी आपने पढ़े हैं कि 2 भेद हैं आपके, प्रबंध और मुक्तक, जिसकी चर्चा आपके एमपी बोर्ड में है। और उसके बाद अगर आप दृश्य कहोगे तो रूपक और अपरूपक होते हैं, इनको आपको भी ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आप अगर देखते हो तो आपको यहाँ पर प्रबंध काव्य के बारे में चर्चा करनी है। तो एक तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये होता है प्रबंध काव्य, और प्रबंध काव्य के अंदर आपका एक महाकाव्य होता है और एक खंड काव्य होता है। हालांकि आख्यान गीत भी होते हैं, तो उनको भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की कर रहे हैं। तो आख्यान गीत, और दूसरा आपका होता है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य होते हैं गेय के मुक्तक और पाठक के मुक्तक, गेय के मुक्तक और पाठक के मुक्तक। अगर हम बात करें सर आपको इसमें काव्य बोध के या काव्य
स्वरूप है काव्य परिचय, इसके अंदर आपको कौन से प्रश्न पढ़ना है, हम आपसे गारंटी देते हैं आप लोग 3 प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि आपका प्रबंध काव्य क्या होता है, इसकी विशेषताएं, महाकाव्य क्या होता है, इसकी विशेषताएं, और महाकाव्यकारों के कोई 2 के नाम और उनकी एक रचना, खंड काव्य की विशेषताएं और खंड काव्यकारों के नाम उनकी और एक रचना। वहीं आप अगर विशेषता याद रख लोगे तो इनके डिफरेंस ही बन जाएंगे। इन 3 टॉपिकों में से आपके प्रश्न आएंगे काव्य स्वरूप में से, बाकी का अपन को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है आखिरी अंतिम समय में। अब हम बात करते हैं रस के बारे में। तो रस आप लोग जानते हो क्या होती है, किसी भी काव्य को आप पढ़कर क्या करते हो, पाठक को, दर्शक को या श्रोता को, पढ़ने सुनने देखने वालों को जो आनंद की अनुभूति होती है उस अपने को रस कह देते हैं। तो अपन यहाँ इतनी बारी डिटेल में चर्चा न करने वाले हैं, सीधा बताना है कि रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो अपन सुनते हैं, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव, क्या बोला मैंने, स्थित स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के साथ होता है तब वहाँ रस की निष्पत्ति होती है। अब जितने रस हैं उनके नाम लिखते जाएंगे तो उनका स्थायी भाव लिखते जाएंगे। जहाँ स्थित है, स्थित वर्ड की जगह आप लिखोगे रस का स्थायी भाव का नाम, और आप जिस रस की निष्पत्ति कर रहे हो उसका नाम नीचे लिख दोगे। इस तरह से बेटा आपकी परिभाषा बनती जाएगी। साथ में हम लोग देखते हैं कि इसमें सब अनुभाव और विभाव के बारे में ही पढ़ना है और संचारी भाव और स्थायी भाव के बारे में ही पढ़ना है। इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। संचारी भाव, इनको ही व्यभिचारी भाव भी कह देते हैं, और स्थायी भाव, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना अच्छी तरह से। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई, स्थायी भाव की संख्या 10 माने गए, यानी प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, लेकिन संचारी भाव एक रस के एक से अधिक हो सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हो। तो इनके डिफरेंस वाला आपको 1 प्रश्न जो पढ़ना है और 1 प्रश्न आपको जो पढ़ना है, 2 प्रश्न आपके जो बनते हैं। और इसके बाद माय डियर आप लोग पढ़ोगे रस के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनके परिभाषा और उनका उदाहरण। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनेगा आपका। हो सकता है कि वीर रस हो, आपका हो सकता है कि हास रस हो सकता है कि रौद्र हो, या फिर हो सकता है कि करुण रस हो, या आपका हो सकता है कि विवत्स हो, या हो सकता है कि आपके लिए अद्भुत हो, या हो सकता है कि आपके लिए भयानक हो। ठीक है, या फिर और भी रस जितने भी टाइप्स हैं आपके, शांत है, वात्सल है, श्रृंगार है, इनमें से आ सकते हैं। लेकिन हमें इनको थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से पढ़ना है, हमें ऐसा लगता है कि इनमें से ही आ जाएगा। और जहाँ तक प्रयास है कि करुण और वीर में से आना चाहिए, अगर एमपी बोर्ड का ठीक ठाक तरीका है, या फिर इसका भी आ सकता है। और जो भी आ जाए आपको तो परिभाषा सेम बनानी है, उदाहरण याद रखना है अलग अलग, तो आप लोग रख सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं छंद के बारे में। तो छंद आपको पढ़ना है एमपी बोर्ड के हिसाब से। तो हम आपको केवल 2 छंदों के बारे में ही बात करेंगे जो हमें बहुत ही उपयुक्त दिखते हैं इस बार के लिए। वो हमारा छंद होगा एक सोरठा और दूसरा सवैया। कौन सा? एक सोरठा छंद और एक सवैया। अब सवैया के अंदर 2 पढ़ना है, एक तो दुर्मिल और एक मत्त गयंत, इसको अपन मालती सवैया कह देते हैं, और इसको दुर्मिल को चंद्रकला कह देते हैं। ठीक है, दोनों सवैया। जहाँ तक अंदाजा है कि इस बार सवैया में से क्वेश्चन आना चाहिए आपका, सवैया छंद का 99% अपने केस में कह सकते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है तो फिर भी आप सोरठा पढ़ सकते हो। बाकी आपके में सिलेबस में और भी मेंशन है, कवित्व वगैरह है, लेकिन हमारा अंदाजा इसमें है कि अगर हमारे तुक्के सही होते इस बार तो फिर से सवैया छंद को ही आना ही चाहिए इस बार। ठीक है, अब वो दुर्मिल आ जाए या मतगंज आ जाए, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन दुर्मिल को ज़्यादा हाईलाइटेड पढ़ लेना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अलंकार के बारे में। तो आपको अलंकार भी हम भाई 2-3 प्रश्न बना सकते हैं जो आपको देखना है। हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा ना करते हुए हम केवल आपको उतना ही बता रहे हैं जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। हम यहाँ किसी भी टॉपिक का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, न भी किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए न तो समय हमारे पास और न ही कोई विश्लेषण के लिए इतना हमारे पास कोई ऐसा अवसर बचा हुआ है कि आपको पढ़ा सकें या बता सकें। तो आप लोग केवल प्रश्नों को सुनेंगे ध्यानपूर्वक और उन प्रश्नों को ही अपने नोट्स से, परीक्षा लोक या परीक्षा बोध जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी क्लास नोट्स बनाए हुए, उनसे आपको पढ़ना है। तो अब अलंकार की बात करते हैं। तो अलंकार आपके सिलेबस में 4-5 मेंशन हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, जिनको हम बताते हैं वो आप लोग पढ़ देना। एक तो आपका संदेह है, भ्रांतिमान है, संदेह, भ्रांतिमान, सांग रूपक, व्यतिरेक,
4 हो गए हैं जी। एक और है, वो है विरोधाभास। विरोधाभास जी आपके 4-5 आपके अलंकार हैं और इन अलंकारों में आप लोगों को इनकी परिभाषा याद करनी है और अंतर याद करना है। और अच्छी तरह से अगर हम बात करें तो इस बार हमारा अंदाजा कि व्यतिरेक आना चाहिए या फिर सांग रूपक या संदेह में से आना चाहिए। ठीक है, ये 3 में से तो आ ही जाना चाहिए। आप 5 पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है। शब्दगुण की बात करते हैं तो भैया शब्दगुण से एक ही प्रश्न बनता है, शब्दगुण किसे कहते हैं और उसके प्रकार। तो आप जानते हो कि 3 प्रकार होते हैं, जानते हो कि नहीं भाई? ठीक है, बिंब विधान में आपको एक प्रश्न पढ़ना है, बिंब किसे कहते हैं और प्रतीक किसे कहते हैं। दोनों का डिफरेंस पढ़ लो, चाहे उसकी परिभाषा पढ़ लेना, बस 1 या 2 नंबर का प्रश्न बन के आता है और कुछ ज़्यादा नहीं है। शब्दगुण में आपके 3 टाइप से आप पढ़ ही लेना। ठीक है, प्रसाद है, औज है, माधुर है, बस ये 3 टाइप से आपके। जी आपका काव्यबोध है, काव्यबोध में इन्हीं में से प्रश्न आएगा। आप लोग पूर्णतः विश्वास और भरोसे के साथ इस बात को पढ़ लीजिए और ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि अगर काव्यबोध से प्रश्न आएंगे तो जो हमने बोल दिए इसी में से ही आएंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की, जिसको हम भाषाबोध नाम देते हैं। यूनिट 4 भाषाबोध। भाषाबोध के अगर अपन टॉपिक की बात करें, भाषाबोध, इसमें टॉपिक कौन होते हैं? पहले तो शब्द होते हैं। शब्द कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय, तकनीकी और निपात। 3 प्रकार के शब्द पढ़ना है। बाकी बहुत सारे प्रकार होते हैं, देश, जैसे शब्द, ऋण, यौगिक, योगा, ऋण, इनको सबको छोड़ना। अभी आपको एमपी बोर्ड के लिए पढ़ना है तो इतने ही पढ़ लेना। क्षेत्रीय, तकनीकी और निपात, 3 प्रकार के आप शब्दों को पढ़ लेना, इनके उदाहरण पढ़ लेना, इनमें से आपको प्रश्न मिल जाएगा। अगर आप बात करते हो शब्द गुण के बाद, शब्द युग्म होते हैं, उनके प्रकार होते हैं, शब्द शक्ति होती है। तो एक शब्द शक्ति भी दूसरा टॉपिक है इसका, शब्द शक्ति। तीसरा टॉपिक है शब्द युग्म। ये केवल पढ़ने वाले टॉपिक है, शब्द शक्ति भी आप पढ़ लेना। ठीक है, लक्षण, अविदा, व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं। शब्द युग्म बस केवल पढ़ने के लायक हैं आपके लिए। जो ओनली आपके एक तरह से पढ़ने वाले टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम उसे पहले बताते ही जा रहे हैं। अगर इससे प्रश्न आएगा तो सिंपल से प्रश्न आएंगे, आप एक बार पढ़ के देख लेना इस पर। और इसमें आपके अगला टॉपिक होता है वाक्य परिचय एवं प्रकार। तो वाक्यों के प्रकार पढ़ना है आपको, चाहे वो अर्थ के आधार पर हो, चाहे वो रचना के आधार पर हो, दोनों टाइप के पढ़ना है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक बनता है, वो है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्यों को शुद्ध करने के लिए 2 नंबर का एक प्रश्न बन के आ सकता है, कोई 2 वाक्य आ सकते हैं, उनको शुद्ध करना होगा। यह बन सकता है वाक्य परिवर्तन, ये भी टॉपिक आ जाता है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन सर कैसा? कि हो सकता है कि आपको कोई भी ऐसा वाक्य साधारण दिया जाए जिसको आपको क्या करना होगा, नकारात्मक बचाना हो, या फिर आपको आदेशात्मक बनाना हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार के संदेह वाले, संभावना वाले, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, वाक्यों को परिवर्तन करना पड़ेगा। या फिर आपको सरल से संयुक्त में, संयुक्त से मिश्र में, इस प्रकार से वाक्यों को आप परिवर्तन करोगे तो ये वाक्य परिवर्तन आते हैं, इसी में से आपके परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो आते हैं कि बिना भाव बदले आप नकारात्मक बनाइए। जी आपके एमपी बोर्ड में ज़्यादा आता है बिना भाव बदले या बिना अर्थ बदले, ये ज़्यादातर आते हैं नकारात्मक बनाने के लिए। जैसे लिखा है कि वह मूर्ख नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है कि वह मूर्ख है, और आपको ये करना है कि बिना अर्थ वाले नेगेटिव, यानी नहीं वर्ड लग जाए और मूर्ख भी लिखा रहना होना चाहिए, उसका अर्थ भी वही होना चाहिए। तो ऐसे वाक्य ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये प्रैक्टिस वाले कुछ सेंटेंस हैं, अगर टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप लोग इसमें देखते हैं तो एक टॉपिक और होता है प्रैक्टिस के लिए, सिंपल सा टॉपिक है मुहावरे तथा लोकोक्ति। ठीक है, मुहावरे तथा लोकोक्ति। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ना अच्छी तरह से। मुहावरे तथा लोकोक्ति, और इनके दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना। मुहावरे तथा लोकोक्ति में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होता है, उसके अलावा इसके उदाहरण पढ़ लेना। जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो आपको पढ़ लेना है। ये
कोई 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, हो सकता है कि कोई 2 मुहावरे दिए जाएं और अथवा में हो सकता है कि वाक्य परिवर्तन या वाक्य शुद्धिकरण आ जाए। 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है इनसे, इन टॉपिकों से, ठीक है। एक 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है शब्द शक्ति या शब्दों से बन सकता है यहाँ से। और आगे अपन थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसी के टॉपिक हैं भाषा बोध के, जिसको अपन नाम देते हैं राष्ट्रभाषा या राजभाषा। 2 प्रश्न हैं, आप 2 पढ़ लेना, इन 2 में से ही 100% प्रश्न आने की संभावना है। इन टॉपिक्स को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देख लिया होगा कि भाषा बोध में हम कौन कौन से टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। तो आपके पास अगला टॉपिक है जिसको हम नाम देंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा। आप दोनों प्रश्नों को पढ़ लेना। क्या प्रश्न पढ़ोगे? राष्ट्रभाषा कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए, कोई 2 पॉइंट पढ़ लेना विशेषताओं की, ज़्यादा कोई आवश्यकता की बात नहीं है। दूसरा, राजभाषा किसे कहते हैं या प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं, और इसकी कोई 2 विशेषताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम आपको बताते हैं कि इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनता है तो इन दोनों प्रश्नों में से ही बनेंगे। वैसे तो हम ढेर सारा पढ़ते हैं कि मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, और मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली 4 बोलियाँ कौन कौन सी होती हैं। ऐसे ढेर सारे प्रश्न आप पढ़ते हो उसमें। विभाषा भाषा में अंतर, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर, बोली भाषा में अंतर, बोली भाषा में अंतर, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, लेकिन वो बाद के काम थे। आपको बस 2 प्रश्न पढ़ना है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अगर मन करता है तो आप ये पढ़ सकते हो कि भाषा किसे कहते हैं और इसके कार्य। मन करता है तो 3 प्रश्न पढ़ लो, वैसे तो 2 ही प्रश्न पढ़ लो कि राष्ट्रभाषा राजभाषा क्या होती है और 2 विशेषताएँ। क्या भाई? विशेषताएँ, दोनों की 2-2 विशेषताएँ। इन दोनों प्रश्नों में से ही एक प्रश्न जरूर आ जाएगा, आप टेंशन मत लेगा, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक में आपके पास और कौन कौन से आते हैं टॉपिक। तो और प्रश्न और टॉपिक होते हैं भाव पल्लवन, जिसमें आपको एक लाइन दी जाती है जिसका आपको भाव विस्तार करना होता है, भाव पल्लवन करना होता है, वो प्रश्न आ सकता है। या फिर आपका आ सकता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन या भाव पल्लवन एक दूसरे के अथवा में आते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि जब ये दोनों में से नहीं आए तो इनके अथवा में अलग नया प्रश्न बन के आ सकता है, वो हो सकता है विज्ञापन लेखन और अथवा में संवाद लेखन। ये टॉपिक हैं, ये एक दूसरे के रिवर्स में आप कह सकते हो, व्युत्क्रम में कह सकते हो, यानी एक दूसरे की जगह आ सकते हैं, ये एक दूसरे को रिवर्स कर सकते हैं। यही 4 टॉपिक में से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं? अच्छे विज्ञापन लेखन की विशेषता लिखिए। संवाद लेखन क्या होता है? संवाद लेखन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये प्रश्न तो आ ही है, लेकिन हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि क्रिकेट मैच के दौरान 2 छात्रों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में संवाद करना है आपको। या फिर विज्ञापन लेखन आ सकता है कि पुस्तक प्रदर्शनी के लिए विज्ञापन लेखन कीजिए। ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ सकता है तो आपको पढ़ना है। या अनुच्छेद लेखन आ सकता है कि आप योग का महत्व अनुच्छेद लिखिए, या फिर आपको मोबाइल के दुष्प्रभाव उस पर अनुच्छेद लिखिए, या इंटरनेट पर आपको अनुच्छेद लिखना है। भाव पल्लवन है, आपके पास पंक्तियां हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये आ सकता है। जननी जन्मभूमि से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कोई भी सेंटेंस आ सकता है। तो ये आपको सेंटेंस के बारे में आपको भाव पल्लवन या विचार विस्तार या भाव विस्तार करना होता है, वो कोई 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो आप लोग ध्यान से इन 4 टॉपिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, 2-2 3-3 एग्जाम्पल पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, और प्रश्न आना ही है, ठीक है। तो जी आपकी यूनिट 4 हो गई, जिसको अपन भाषा बोध नाम देते हैं। ग्रामर में अपना यही सेक्शन है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं जो आपकी यूनिट 1 और 3 में तो है, लेकिन अभी हम इसको फिलहाल मोस्ट इम्पोर्टेंट के नज़रिए से बताते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, जिसको हम नाम अलग से देते हैं। 4 टॉपिक हम उनको अलग से बनाए रखते हैं। जैसे हमारा एक पहले है लेखक परिचय, दूसरा टॉपिक आपके पास है कवि परिचय। हालांकि यूनिट 1 और 3 की बात है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि लेखक परिचय और कवि परिचय। तो लेखक परिचय में आप लोगों के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए आप लोग ध्यान देना है, और कवि परिचय में आप लोगों के लिए कौन से इम्पोर्टेंट है इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। आप इनको ही पढ़ लोगे, हम गारंटी देते हैं इस बात की कि मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में आपको 2026 वाले प्रश्न पत्र में जरूर इनमें से ही लिखे मिलेंगे। हम इस बात को आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं। अगर भरोसा है तो आप बनाए रखना, और आपको परीक्षा में अवश्य मिलेंगे ऐसे प्रश्न।
लेखक परिचय में हम पहला नाम बोले तो पहला नाम आप लिख लेंगे महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा, इनका लेखक परिचय आ सकता है या आ सकता है फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर आ सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों के आप पढ़ लोगे 101% आपकी परीक्षा में लेखक परिचय आ ही जाएगा। आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा सकते हो। अगर आपको इन तीनों में भी देखना है तो इस पर आप डबल स्टार लगा के रख सकते हो और इस पर आप एक सिंगल स्टार। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि आप तीनों को कर लो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, कोई भी रिक्स वाला काम नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कवि परिचय पे। तो कवि परिचय में हम लोग 4 लोगों को पढ़ेंगे, जिसमें हम नाम देते हैं। एक तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास। दूसरे हमारे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, तो बच्चन जी के बारे में आपको कवि परिचय पढ़ना है। तीसरा आपका आलोक धनवा हैं, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, इन्होंने आपके पुस्तक में पतंग नाम की कविता लिखी है। और आपके एक और हैं चौथे, रघुवीर शाहे जी। इन 4 लोगों के आपको कवि परिचय पढ़ना है। अगर आप बात करो सर आप किन को पॉइंट दोगे, तो हम कहते हैं कि ट्रिपल स्टार आप इसको मान सकते हो, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि भाई आप इनको डबल स्टार मान लो और इसको भी डबल स्टार ही मानो, आलोक धनवा जी को भी, और रघुवीर शाह जी को सिंगल स्टार। लेकिन आप अगर चारों करते हो तो हमारी बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप लोग मेरी बात मान रहे हो और आपके बिल्कुल भी कोई रिक्स वाला काम नहीं रहेगा। हम गारंटी देते हैं कि आपको अपना प्रश्न मिलेगा अथवा में कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटर के बारे में, तो उनके बारे में भी आप सुन लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट्स लेटर हैं, आने को तो ढेर सारे आते रहते हैं और मध्य प्रदेश बोर्ड मंडल के परीक्षा में आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक परीक्षा करोगे तो बिल्कुल आसान परीक्षा आएगी। पेपर हिंदी का है तो आसान ही होगा। हम थोड़ी सी प्रार्थना पत्र या पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे, इनको रफ करते हैं। पत्र लेखन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पत्र लेखन पहले वैसे तो आप लोगों को बनाना आना चाहिए कि हम पत्र को लेखन कर सकते हैं, बना के लिख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स पत्र बता देते हैं जिनमें से आ ही जाएंगे और आप लोग देख लेना। तो पहले हम बात करते हैं, तो एक तो आप सफाई के ऊपर, साफ़ सफाई जिसमें अपन चर्चा करते हैं, मोहल्ले की नियमित सफाई के बारे में नगर निगम महोदय को लिखते हो, ठीक है। तो एक तो सफाई के हेतु लिख सकते हो या मोहल्ले की सफाई हेतु, ठीक है। आप तो थोड़ा सा कोड वर्ड समझो, सुनने पे ध्यान दो। हम वर्डों में थोड़ा सा कम लिखना चाहते हैं जैसे समय कम लगे और हमें अपना जो मार्किंग है वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाएं, उनके लिए अपन प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम प्रश्नों को ना लिखते हुए सुनने पर ध्यान देना जरूर है कि आपको सुनते जाना है और प्रश्नों को टिक कर देना अपने नोट्स में। साफ़ सफाई वाला जो मोहल्ले की सफाई के लिए है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा हम आपको बता सकते हैं कि आपको एक इम्पोर्टेंट बनाए रखना है, वो आपके लिए है ध्वनि विस्तारक यंत्रों वाला। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर जो रोक लगाने हेतु है उसको पढ़ लेना है। तीसरा आपका है जलापूर्ति के लिए, मोहल्ले में जल की आपूर्ति हो रही इसके लिए। चौथा आप खेलों की समुचित व्यवस्था, खेलों की समुचित व्यवस्था के लिए आपको पढ़ना है, जो बहुत आवश्यक है आपके लिए, खेलों की समुचित व्यवस्था के लिए। और उसके बाद आप लोगों को पढ़ने को देखो ऐसे ये भी हैं, शुल्क मुक्ति है, चरित्र प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, इनके बारे में भी चर्चा हो जाती है। कभी कभार चोरी की घटनाओं वाली आ जाती है, विद्युत कटौती आ जाती है, चोरी की घटना, बढ़ती हुई मोहल्ले में चोरी की घटना है, या फिर विद्युत कटौती, विद्युत कटौती। और अगर आप अनौपचारिक पत्रों की बात करोगे तो 2 लेटर हमारे पास यहाँ प्रस्तुत हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि बड़े भाई या बहन की शादी पर आमंत्रण पत्र, बड़े भाई या बहन की शादी पर आमंत्रण पत्र। और दूसरा आपको अपने मित्र के द्वारा हायर सेकेंडरी में, अपने मित्र के द्वारा हायर सेकेंडरी में जो आप प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जो बधाई पत्र देते हो
बधाई पत्र। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ऐसा लिख सकते हो, अपने मित्र को लिखना है प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। एक लेटर आपके लिए ये हो सकता है। और अगर तीसरा लेटर अगर कर सकते हो तो आप इसको भी और पढ़ लेना कि एक पिताजी को पत्र लिखते हैं जिसमें अपन वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आपके जो पत्र लेखन हो सकते हैं, इनमें से हम आपको जो बताते हैं कि आप ऊपर के 3 याद कर लेते हो तो बहुत अच्छे, आप अच्छी तरह से याद कर लो, इनमें से ये आ सकता है। और इधर आप अनौपचारिक पत्रों में से, इनफॉर्मल लेटरों में से 2 याद कर सकते हो, बड़े भाई या बहन की शादी के लिए आमंत्रण पत्र और एक प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। ये 2 में से आपको एक मिल सकता है अथवा में, और जो ऊपर हो सकते हैं ऊपर आपको मिल सकते हैं। तो इनमें से ही आपको पत्र लेखन मिल जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट निबंध की चर्चा करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस पूरी की पूरी वीडियो को देखना है, अंततः आपको सुनते भी जाना है बहुत ध्यान से कि हम क्या बोल रहे हैं। हम आपको इस बात का पूर्णतः विश्वास और भरोसे से साथ एक बात कहते हैं, और जो हमारा अनुभव है उससे हम कहते हैं कि हमारे द्वारा जो बोले गए शब्द हैं वो अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हो तो आपको परीक्षा में मेरे द्वारा बोले गए एक एक शब्द बिल्कुल याद आएंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से आना है। ये अपने अनुभव से कह रहे हैं, जो विगत वर्षों में जो हमारा अनुभव रहा है और विगत वर्षों का जो अनुभव के साथ साथ जो रिजल्ट रहा है, आप लोगों को पता होगा कि रिजल्ट विगत वर्षों में मेरा कितना रहा है। 99 नंबर तक भी रिजल्ट रहा है। 98, 97, 96, 95 काउंटिंग नहीं है, कितने 90 बच्चों के 95 आ चुके हैं। 99 और 98 और 97 तक बच्चे अपने यहाँ पर हैं। 100 अपन 100 हिंदी में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इस बात को आप विश्वास मान सकते हो कि हिंदी में कितने नंबर आ सकते हैं आपके। ऐसा नहीं कठिन होता है, आ भी जाएंगे, आज नहीं तो कल 100 अपन 100 भी नंबर आएंगे। तो आप इस बात को विश्वास मानो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हों, टॉपिक्स हों जिनको हम पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा आधा मिनट का हम रेस्ट लेते हैं। और जो लोग सोच रहे होंगे सर रिजल्ट का ऐसा बता रहे हैं, तो आप लोग अगर विश्वास नहीं मानो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग देख लेना, उस पर मेरा रिजल्ट डला हुआ है कि रिजल्ट वास्तविकता में ऐसे आए हैं कि वैसे ही लम्फेबाजी कर रहे हैं, फालतू की गप फेंक रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, और कहोगे तो हम रोल नंबर भी दे देंगे बच्चों का, आप लोग देख लेना। अब हम बात करते हैं निबंध की। तो निबंध हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके लिए अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन, सबसे पहले माय डियर हम चर्चा करते हैं, आप लोगों को याद करना है जीवन में खेलों का महत्व। दूसरा आपको याद करना है पर्यावरण प्रदूषण। तीसरा अगर आपको याद करना है तो साहित्य और समाज। और अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हो विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी और अनुशासन। आप सोच रहे होंगे सर इतने टॉपिक्स क्यों लिख रहे हो? बेटा इसमें से ही निबंध लेखन में से अनुच्छेद लेखन आएगा, तो इन्हीं में से कोई एक आपको अनुच्छेद लेखन में ये मिल जाएगा। जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, साहित्य और समाज, विद्यार्थी और जीवन में जो अनुशासन होता है उसका महत्व। और इसके साथ साथ आप थोड़े से 1-2 और हम बताते हैं। साहित्य समाज हो गया अपना, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन हो गया, और राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। पर्यावरण प्रदूषण हमारा हो ही गया, इसके साथ साथ विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व हो गया। अंतरिक्ष में भी जो आप कह सकते हो भारत के कदम हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम, अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम।
इतने टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो बहुत ध्यानपूर्वक, लेकिन आपको ज़्यादा विशेष गौर रखना है कि सर हमें तो 1 या 2 ही करना है, तो आपको सबसे पहले इसको करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसको कर सकते हो तो आप इसको भी एक बार इसको भी पढ़ लेना। वैसे भी आप 9-10 में पढ़ा होगा आपने पर्यावरण प्रदूषण, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन भी पढ़ लेना, ठीक है। इनमें से ही आपको मिल जाएंगे, वैसे तो हम 6 बोलते हैं तो इनमें से ही आपको आ जाएंगे। वैसे तो इन दोनों में से ही आना चाहिए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन या फिर जीवन में खेलों का महत्व या राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान, ये भी अपने आप में अच्छा रोल प्ले करता है। तो इनमें से ही आपके आना चाहिए। जहाँ तक प्रयास है, अगर माँ सरस्वती की अपने ठीक कृपा करती हैं अपने ऊपर और अच्छी तरह से अपने ऊपर कृपा बनी रहेगी, तो हमारा अंदाजा ये है कि जीवन में खेलों का महत्व अवश्य आना चाहिए। जहाँ तक है इसको आना ही चाहिए, डेफिनेट अपन कह सकते हैं। नहीं मिलेगा तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक निबंध तो बिल्कुल अवश्य मिल ही जाएगा। और दूसरी बात ये है कि निबंध हो चाहे पत्र हो, इनको बनाना आना चाहिए, चाहे वो लेखक परिचय हो चाहे कवि परिचय हो। लेखक परिचय में सर हम कैसे बना देंगे, तो आप लोगों को जितने लोगों ने सुना होगा देखा होगा उनको हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप कैसे बना सकते हो। तो थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आप मान के चलो कि लेखक परिचय लिख रहे हो, तो आपको लेखक परिचय में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? पूछी जाती हैं आपके पास रचनाएं। तो प्रत्येक लेखक की रचनाएं तो आपको याद करनी ही होगी, उसमें अपन कोई भी बात कॉमन नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि हम उसकी भाषा शैली लिख रहे हैं, तो भाषा शैली में आप कॉमन वर्ड याद रख सकते हो सबके लिए। रचनाएं आपको सबके अलग अलग याद रखने पड़ेंगे, लेकिन भाषा शैली में आप लोग कॉमन वर्ड याद रखोगे और साहित्य स्थान आप कॉमन याद रख सकते हो। सर भाषा शैली में कैसे कॉमन हो सकता है? जो एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए है उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप कॉमन याद रख सकते हो। सर क्या रख सकते हो कॉमन याद? हम यहाँ लाइन रख सकते हैं कि आपने भाषा के सरल सहज एवं सुबोध एवं आकर्षक रूप को अपनाया है। आपकी भाषा में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ, जिससे भाषा में चमत्कार सा उत्पन्न हो गया है। आपके 2-3 लाइनें ही पॉइंट बना देंगे। उसके बाद आप लिख सकते हो कि आपने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, इसके साथ साथ कहीं कहीं मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। तो आपकी 4-5 लाइनें वैसे ही बन गई जी भाषा शैली में। और उसके बाद अपन लिखते हैं भाषा के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि आपकी काव्य रचनाओं में शैली के विविध रूपों को देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने? कि आपकी शैली जो काव्य है, आपके काव्य में रचनाओं में या आपकी जो रचनाएँ हैं, आपकी रचनाओं में शैली के विविध रूपों को अपनाया है, जिसमें से मुख्यतः आप लिख सकते हो वर्णात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली आदि रूपों को अपनाया है। ऐसे करके आप 4-6 लाइनें बना दोगे। जो इम्पोर्टेंट हम फिर से एक बार बोलने का प्रयास करते हैं। आप लिखोगे क्या भाषा शैली में? लिखोगे कि आपके रचनाओं की भाषा है, या आप कह सकते हो आपकी भाषा सरल सहज एवं आकर्षक है। और लिख सकते हो उसके बाद आपने भाषा को आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा बना सकते हो पॉइंट। और इसके साथ साथ आपने मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग किया है। और इसके बाद आप पॉइंट बना सकते हो आपकी भाषा में या आपकी रचनाओं में मुहावरे में लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में चमत्कार सा उत्पन्न हो गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो कि आपने अपनी रचनाओं में शैली के विविध रूपों को अपनाया है। वर्णात्मक शैली, विचारात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली आपके काव्य की आदि आपके काव्य की प्रमुख शैलियाँ रही हैं। बस आपका बन गया। साहित्य में स्थान में क्या लिख दोगे? हिंदी साहित्य के जगत में आपका विशिष्ट स्थान है, या फिर लिख सकते हो हिंदी साहित्य के जगत में आपका विशिष्ट स्थान है। आपने हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बस ऐसा आप बना के लिख सकते हो। तो आपको हम गारंटी देते हैं कि 3 नंबर का आता है तो 3 में से 3 मिलेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हो तो 4 लाइनें बनती हैं, जब हमने बोला है इससे, और 1 लाइन यहाँ से बन जाती है, 1 यहाँ से बन जाती है, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 2 रचनाएं आपको अच्छी तरह से लिखनी पड़ेंगी। पूरा का पूरा पेज भर जाता है, जितने मैंने सुनाया अगर आप लिख के आओगे तो पूरा पेज भर जाएगा। जी आपका क्या है? लेखक परिचय बनाने का तरीका है। और ऐसे ही बनवाते हैं हम, ऐसे ही बच्चे लिख के आते हैं जिनको हम क्लास में सिखाते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। किसी को बार बार याद नहीं करना होता है, एक ही करना होता है और एक से ही सब लोग बना लेते हैं। जो कॉमन वर्ड याद रखने होते हैं, बस जिनको अपन कीवर्ड कह देते हैं, वो आप लोग याद रख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम ऐसे ही बनाना बताते हैं, वो आपका कवि परिचय है। सॉरी, तो कवि परिचय में अपन क्या देखेंगे? कवि परिचय में आप देखते हैं कि रचनाएं पूछी जाती हैं, काव्यगत विशेषताएं आती हैं, साहित्य में स्थान आता है। तो बस उसके अंदर काव्यगत विशेषताएं होती हैं, उसके अंदर 2 भाग आते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। तो कवि परिचय में देखो, वैसे तो हमने आपको इतने कम बता दिए कि आप लोगों को याद करना चाहिए एकदम एग्जैक्ट।
कवि परिचय। कवि परिचय में रचनाएं, और दूसरा आपकी हेडिंग आती है काव्यगत विशेषताएं, और जिनके अंतर्गत आपकी दो हेडिंग आती हैं, एक भाव पक्ष और दूसरी कला पक्ष। रचनाएं तो वही सबकी अलग अलग होती हैं तो लिखना ही पड़ेगा। भाव पक्ष और कला पक्ष में हम देखें तो हम आपको यहाँ एक कीवर्ड से बताना चाहते हैं कि भाव पक्ष में आप उस कवि के भाव लिखोगे या उसकी भावना लिखोगे कि उसकी रचनाओं में क्या भावना है। वो कवि क्या प्रेम और सौंदर्य की भावना लेकर अपनी रचनाओं को लिखता है, कविताओं को लिखता है, या प्रकृति का मानवीकरण करके वो रचनाओं को लिखता है, या फिर वो कवि वीर रस को बिल्कुल इस तरह से लिखता है कि वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं हों, उसकी कविता वीर रस से परिपूर्ण हो। तो आपको यहाँ उसकी भावनाएं लिखना है कि वो किस भाव में, किस विचार में, या किस जो आपका उसका जो आराध्य देव हैं उनकी बात लिखना है। समझ रहे हो बात को? जैसे तुलसीदास जी हैं तो आप क्या लिखोगे, इन्होंने श्री रामचरितमानस के ऊपर लिखा है तो श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में लिखा है, राम जी के जो भक्त अनन्य भक्त हैं तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं भाव पक्ष में। और वहीं आपके कोई दूसरे कवि हैं जैसे हरवंश राय बच्चन जी हैं तो इन्होंने प्रेम और सौंदर्य पर परिपूर्ण उनका काव्य है तो इसमें अपन लिख सकते हैं। कला पक्ष में बात करूं तो कला पक्ष में आपको उनका एक तो भाषा लिखने की भाषा कौन सी है। हिंदी में अधिकांशतः आपके शुद्ध साहित्य खड़ी बोले वाले ज़्यादा कवि हैं, आप लोग एक बार पढ़ लोगे, क्लास 12th में यही ज़्यादातर है। एक आध दो हैं जो अलग हटके हैं, जो आपके चाहे फिर गोरखपुरी हैं, शायद वो उर्दू के शायर हैं, उर्दू फारसी के, ऐसे आपके एक आध दो हटके थोड़ा सा आप लोग देख लेना। बाकी सब आपके शुद्ध साहित्य खड़ी बोली वाले ही हैं। तो आपको एक तो भाषा लिखना है, दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये बनाना है कि मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, भाषा का नाम लिख देना है। और आप भाषा लिखने के बाद आप लिख दोगे आपने भाषा के विद्रूपों को अपनाया है, विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, आपकी कोई सी भी भाषा हो सकती है, ठीक है, तत्सम तत्सम देश आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया, आप लिख सकते हो। ये आपके कीवर्ड है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया जिससे चमत्कार सा उत्पन्न हो गया है, आपकी छंद योजना निराली है, आपने अलंकारों के विद्रूपों को अपनाया है, तो ये आपके कॉमन वर्ड हैं। छंद के बारे में लिख सकते हो, मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में लिख सकते हो, और आप अलंकारों के बारे में लिख सकते हो। ऐसे करके आप 4-5 पॉइंट बना सकते हो। 2 से 3 पॉइंट आपके यहाँ बन जाएंगे और कम से कम आपके 3 से 4 पॉइंट यहाँ बन जाएंगे, जो आपकी कला पक्ष हो गया। तो ये काव्यगत विशेषता हो गई। साहित्य में स्थान वही है कि आप साहित्य में स्थान में क्या लिख लोगे, कुछ नहीं आता है तो अंततः आपको ये लिखना है कि हिंदी साहित्य के जगत में आपका विशिष्ट स्थान है। अगर आपको पता है कि बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे तो आप वो भी लिख सकते हो। तो अगर आपको स्पेशल पता है तो ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हो हिंदी साहित्य के जगत में आपका विशिष्ट स्थान है। इस तरह से आप कवि परिचय को बना सकते हो। अब हम बात करते हैं पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन में आप जानते हो कि हमें कैसे लिखना होता है, बचपन से लिखते चला रहे हैं। प्रति या सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय या फिर आपका जो नगर निगम अध्यक्ष महोदय हैं वो आप लिख सकते हो। उसके बाद उनके जो कार्यालय उसका नाम लिख सकते हो। थोड़ा सा हम पैटर्न बना के बता दें। थोड़ा सा हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा आवाज़ को स्लो करके सुनते रहें। बाद में ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे, तो उसको समय को ध्यान में देखते हुए हम थोड़ा सा फास्ट बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग स्लो करके सुन सकते हो, ठीक है। बात करते हैं हम पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन में आपको यही करना है कि प्रति लिखना है, और प्रति लिखने के बाद जिस भी व्यक्ति को लिख रहे हैं उसको लिख दो आप नाम, कलेक्टर महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं। उसके बाद उनके कार्यालय का नाम लिख दो, कौन सी जगह वो कार्यालय है, जिला दतिया या फिर आपका मध्य प्रदेश, जो कुछ आपको लिखना है, दतिया मध्य प्रदेश लिखना है या ग्वालियर मध्य प्रदेश लिखना है, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर विषय लिखना है एक लाइन छोड़ के, और ये फॉर्मेट बिल्कुल एक ही लाइन में होना चाहिए। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है यहाँ से इस तरह से, फिर आप यहाँ लिखोगे महोदय। महोदय लिखने के बाद आप कॉमा लगाओगे, फिर नई लाइन यहाँ से शुरू करोगे, इसी फॉर्मेट में यहाँ तक लिखोगे। आपको कॉपी में इस साइड लाइन बनी मिलेगी, और इस साइड आपको लाइन बनानी नहीं है, कॉपी के अंदर आपको बनी दिखती है, यहाँ पे लाइन ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी। इस पेज वाली पीछे वाले पेज की हल्की सी छपी हुई दिखाई देती है, तो उसके बाहर भी नहीं जाना, उतने ही दायरे में आपको लिखना है। ऐसे आप लिखते जाओगे, फिर आप अगले फॉर्मेट में भी ऐसी लाइनें लिखोगे। जिस विषय के बारे में सबने निवेदन है कि मैं आपके जिला का निवासी हूँ या फिर फलानी जगह का निवासी हूँ या इस मोहल्ले का निवासी हूँ, आप ऐसा लिख सकते हो। वहाँ पर नियमित सफाई नहीं हो रही जिसके कारण मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसा आप ढेर सारी पॉइंट बना के एक बार पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बता ही दी, और सरल चीज़ें, कोई बड़ा विषय नहीं है। हिंदी विषय आपके लिए आसान से, क्योंकि आपकी मदर टंग है तो आना ही चाहिए। आप इसमें भी बना के नहीं लिख पा रहे तो फिर किस में करोगे। ऐसे लिख देना। पैराग्राफ अगर यहाँ ख़त्म हो जाता है तो चेंज यहाँ से नहीं करना, ये गलती मत कर देना आप लोग।
आपको फिर शुरुआत से ही लिखना है, ठीक है। अब बच्चे से कुछ कह रहे होंगे सर अगर पैराग्राफ यहीं खत्म हो रहा तब भी यहीं से करना है, यहाँ हो रहा तब भी, और यहाँ हो रहा है खत्म तब भी आपको यहीं से लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके आपको ऐसे लिख देना है, उसके बाद आप अंत में लिख दोगे प्रार्थी लिख देना है, प्रार्थनी है अगर बच्ची होगी तो प्रार्थनी लिख देंगे, भवदीय और भवदीया लिख देना, या निवेदक लिख सकते हो, जो आपको दिखता है। अगर आपके प्राचार्य के लिए आता है तो आज्ञाकारी लिखना है, आज्ञाकारिणी छात्र छात्रा लिखना है, तो वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। दिनांक लिखना है, शायद धन्यवाद भी लिखना है तो शायद धन्यवाद लिख देना पहले तो, और दिनांक लिखने के बाद आप नीचे लिख सकते हो प्रार्थी या लिख सकते हो भवदीय। तो आपको जो फॉर्मेट बना के रखना है पत्र लेखन का। अब बात करते हैं सर निबंध को हम कैसे बनाएंगे। तो निबंध बनाने के लिए कोई ऐसा यूनिक फार्मूला आप कहें कि हम 2 कीवर्ड दे दें आपको और आप उन कीवर्डों से बना लो, तो ये कोई 2 लाइनों की बात नहीं। निबंध को आप कम से कम 200 शब्दों में तो लिखना ही होगा। उनके लिए आपको बस इतना हम जरूर बता सकते हैं कि जो हमने आपको बताए हैं आप उनको याद कर लेते हो तो ठीक है, न तो आपको करना क्या है निबंध लेखन में, आपको हेडिंग बनानी आनी चाहिए। आपकी प्रस्तावना हेडिंग एक तो ये हो जाती है, और दूसरी आपकी लास्ट कौन सी हो जाती है, उपसंहार। बाकी जो बीच में आपको 2 और 3 लाइनें हेडिंग और बनानी है, उन 3 हेडिंगों के नाम बनाना आना चाहिए आपको। थोड़ी सी मार्कर ख़त्म हो रही है, रेड वाली दिख जाएगी। तो 3 हेडिंगों के नाम आपको बनाना है, तो वो डिपेंड करता है कि टॉपिक के आधार पे आप बना सकते हो। जैसे आप एग्जांपल लेते हो टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण ले लेते हो तो आप लिख लेते हैं प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के दुष्प्रभाव, प्रदूषण से आप जिस समस्या समझ सकते हो उसको रोकने के उपाय। तो आप ऐसी ढेर सारी हेडिंग बना सकते हो। तो जी आपके उसके अंदर टॉपिक की अगर हेडिंग बना लोगे तो उस बारे में ही आपको 4-6 पॉइंट लिखना है। 4-6 पॉइंट इसके अंदर लिख दोगे हेडिंग के, 4-6 इसके अंदर, 4-6 इसके अंदर। इस तरह से आपके 200-250 शब्द हो जाएंगे। अगर आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत सुनते हो और पढ़ते हो तो आप आसानी से बना लोगे। कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी नया टॉपिक हो, जैसे आपका मान के चलो कि नारी शक्ति आ गया, तो नारी शक्ति में अपन क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिख लेंगे। वैदिक काल में नारी का स्थान क्या था, मध्यकाल में नारी का स्थान क्या था, आधुनिक काल में नारी का स्थान क्या है, और नारी पतन की ओर उन्मुख हो रही है जो आज अपन देख रहे हैं वर्तमान समय, तो उसके बारे में अपन लिख सकते हो। तो ये हेडिंग में आप 4-6 बना लो, उपसंहार लास्ट में लिख देना। तो ये हेडिंग अगर आपने बना ली तो हेडिंग के अंदर आप जब जिस लाइन का नाम लिख रहे हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको 4-6 पॉइंट बनाना है, आपका निबंध बन जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, ये हमने बता दिए, अन्यथा आप लोग बनाना सीखो पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो जी आपके ग्रामर सेक्शन में हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी हैं। अब हमें लगता है कि ग्रामर सेक्शन में आपके लिए 2 ही चीज़ें रह गई हैं, वो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। ये होने के बाद आपके पास क्लास 12th में हिंदी में क्या बचेगा, गद्य, पद्य और व्याख्यान के प्रश्न उत्तर और गद्य व्याख्या और पद्य व्याख्या। तो कल हम आपको बताएंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास सेकंड डे में। थर्ड डे में अपन क्या करेंगे, थर्ड डे में अपन करेंगे गद्य, पद्य और व्याख्यान के इम्पोर्टेंट प्रश्न, मुश्किल से 23 या आप 30 क्वेश्चन कह सकते हो या 35 क्वेश्चन कह सकते हो, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। और उसके बाद आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट जो गद्यांश और पद्यांश हैं जिनकी व्याख्या आती है उनके बारे में बता देंगे। हो सकता है कि गद्यांश और पद्यांश हम कल हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बाद ही कुछ इम्पोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश किताब से बता देंगे कि जे आप किताब के पढ़ लेना या इन पाठों के पढ़ लेना। पाठों के नाम बता देंगे और गद्यांशों के भी नाम बता देंगे, आप उनमें से पढ़ लेना, उन्हीं में से आ जाएगा। बाकी आपके पास बचे हुए प्रश्न उत्तर हैं गद्य के, पद्य के और व्याख्यान के, वो हम आपको अंतिम दिन की क्लास में, तीसरे दिन की क्लास में बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।